YouTube चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लियर? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था अबाउट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत मूवमेंट। और वीडियो नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि उस वीडियो में बताया गया है इन तीनों मूवमेंट के द्वारा, यानी कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत मूवमेंट, कि किस तरह से ये तीनों मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एक बेस प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो एंड the notes of this chapter is in the description box of this video. It is video part 3. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि कॉर्पोरेट नहीं करना है। किसको कॉर्पोरेट नहीं करना है? ब्रिटिशर्स को। क्लियर? तो व्हाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों लाया गया? इसकी जरूरत क्या पड़ी, कैसे पड़ी? तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो आइडिया, जो नोशन, सबसे पहले गांधी जी के द्वारा ये लाया गया था। गांधी जी एक लीडर माने जाते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के, और गांधी जी अपने एक फेमस बुक हिंद स्वराज, उनका एक फेमस बुक था जिसका नाम है हिंद स्वराज, उस बुक में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस पे केवल इसीलिए राज कर रहे हैं क्योंकि केवल और केवल इंडियंस ही हैं जो ब्रिटिशर्स को कॉर्पोरेट कर रहे हैं। क्लियर? ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज ड्यू टू कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस ओनली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियंस तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, वो खुद उससे गुस्सा थे। क्लियर? तो ये मैंने कैसे बोल दिया कि कॉर्पोरेट कर रहे थे? इस सेंस में नहीं कॉर्पोरेट कर रहे थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स को कॉर्पोरेट कर रहे थे। कैसे? ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल एंड कॉलेजेस बनाए, वहाँ पे इंडियंस पार्टिसिपेट किए, यानी कि वहाँ पे बच्चे हैं पढ़ने जाते थे, वहाँ पे टीचर्स पढ़ाने जाते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था वहाँ पे इंडियंस पार्टिसिपेट करते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन पार्टिसिपेट करते थे फॉर इलेक्शन। तो एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियंस क्या करते थे? ब्रिटिशर्स को कॉर्पोरेट करते थे। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है वो सिर्फ इंडियंस की वजह से रूल ओवर कर रहे हैं हमारे इंडिया पे, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने का, यानी कि हमारे कंट्री में स्वराज लाने का केवल एक उपाय है कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के जो जितने भी गुड्स हैं, जितने भी वर्क हैं, उन सबको बॉयकॉट कर दें, उन सबको रिफ्यूज कर दें। और अगर ऐसा होगा तो ब्रिटिश रूल इंडिया से खलास हो जाएगा और स्वराज हमारे देश में वापस आ जाएगा। क्लियर? देन हाउ शुड इट बिकम्स अ मूवमेंट? यहाँ पे किस मूवमेंट की बात हो रही है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात हो रही है। क्लियर? तो नॉन कॉर्पोरेशन कैंपेन वो मूवमेंट में कैसे बदला, वो मूवमेंट में क्यों बना? ठीक है? और गांधी जी ने बोला कि आखिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मैंने स्टार्ट किया है तो ये पॉसिबल कैसे है, यानी कि हम लोग ब्रिटिशर्स को रिफ्यूज कैसे करें, क्या क्या करें हम लोग कि ब्रिटिशर्स का जो भी सामान आ रहा है, जो भी वर्क्स हो रहे हैं, वो सारे क्लास हो जाए, ब्रिटिश रूल हमारे देश से हट जाए। तो गांधी जी ने बोला कि इट शुड बी अनफोल्ड इन स्टेजेस, यानी कि बहुत सारे वेरियस स्टेप लेना पड़ेगा, इसके ऊपर वेरियस स्टेजेस में से अनफोल्ड करना पड़ेगा। वो सारे स्टेजेस क्या थे? सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड। जो टाइटल हमें गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, सबसे पहले उस टाइटल को हमें सरेंडर करना चाहिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू एक टाइटल दिया गया था, नाइटहुड। क्लियर? जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में दिया तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल दिया था, नाइटहुड। तो अंडर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? अपना जो टाइटल नाइटहुड था उसे सरेंडर कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो भी टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है इंडियंस को, उसे सरेंडर करना चाहिए। क्लियर? देन बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सबको बॉयकॉट
चाहिए। बॉयकॉट का मतलब रिफ्यूज कर देना चाहिए, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो रहा है उसमें इंडियंस पार्टिसिपेट ना करें। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्शन के लिए इंडियंस खड़े हो रहे हैं, इलेक्शंस के लिए इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट ना करें। कोर्ट्स में जितने भी लॉयर्स हैं, वो सारे जितने भी इंडियन लॉयर्स हैं, वो सारे वहाँ पे जाने से मना कर दे, बॉयकॉट कर दे उस चीज़ को। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चे और टीचर जाने से मना कर दें। फॉरेन गुड्स, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए जितने भी सामान, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, उन सबको लेने से, उन सबको एक्सेप्ट करने से इंडियंस जो है वो मना कर दें। तो ऐसे करने से क्या होगा कि हम ब्रिटिशर्स के सारे चीज़ों को रिफ्यूज कर रहे हैं, उनके सारे चीज़ों को बॉयकॉट करना शुरू कर दें। क्लियर? उसके बाद गांधी जी ने क्या बोला? इन केस इफ गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन then full civil disobedience campaign would be launched by Indians। और अगर ये सारे चीज़ों को करने के बाद अगर ब्रिटिशर्स को रिप्रेसिव प्रोग्राम, यानी कि इंडियंस के ऊपर कुछ दबाव डालते हैं, इंडियंस को कुछ हार्मफुल, कुछ एक तरह से बोला जाए कि कुछ दबाव डालते हैं इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स, तो उस कंडीशन में इंडियंस क्या करेंगे? फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे आफ्टर नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्लियर ना? अब जितने भी ये सारे प्रोसेसेस हुए, या फिर जो भी गांधी जी ने बताया कि हम लोगों को सरेंडर करना चाहिए, टाइटल्स को बॉयकॉट करना चाहिए, ब्रिटिशर्स के आइटम्स को, फॉरेन गुड्स को। क्लियर? तो उसके बाद कुछ चैलेंजेस देखने को मिले। अब वो चैलेंजेस क्या थे कि लीडर्स विद इन कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस। जो कांग्रेस के लीडर्स थे, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करने से डरते थे, यानी कि काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो भी पावर आज के डेट में, जितना भी पावर है, जो भी है, वो सारा काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करने से खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक चैलेंज देखने को मिला। नेक्स्ट इज सम फियर्ड वायलेंस। सम फियर्ड वायलेंस, यानी कि कुछ लोगों को वायलेंस का डर था। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि सेकंड वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है, और उसमें ये चीज बताया गया कि किस तरह से नॉन वायलेंटली स्टार्ट करवाया गया था मूवमेंट्स को, बट एंड होते होते वो वायलेंस में बदल गया, और जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान भी गई थी इन जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। याद आया आप लोगों को? तो इसलिए उस इंसिडेंट के बाद, उन सारे मूवमेंट्स के बाद कुछ लोगों को वायलेंस का भी डर था कि कहीं फिर से हम लोग नॉन वायलेंटली कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अगर वायलेंट हो जाएगा ये मूवमेंट, तो कहीं फिर से हम लोगों की जान ना चली जाए। तो कुछ लोगों को इस बात का भी डर था। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच में डिबेट्स होने शुरू हो गए। सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स किसके? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के। क्लियर? देन फाइनली इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो डिमांड था उसे अडॉप्ट कर लिया गया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो डिमांड है वो कब रखा गया था, कब मांगा गया था, किस कांग्रेस सेशन में मांगा गया था, वो कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, किस मंथ में हुआ था और किस ईयर में हुआ था, ये मैं बता चुकी हूँ। सो आप लोग इसे अभी जस्ट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और उस वक्त तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सिर्फ डिमांड हुआ था, बट फाइनली इन नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था। क्लियर ना? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स, यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किन जगहों पर और किस तरह से उसके अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर? तो हम लोगों को इस चैप्टर में 3 जगहों, यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन फील्ड्स, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। तो चलिए शुरू
के लिए एक अलग आइडिया था, यानी कि हर एक लोगों का अपना उसके ऊपर अलग नोशन होता था, अलग आइडिया होता था। क्लियर? तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स इन टाउन्स में हम लोग ये देखेंगे कि मिडिल क्लास के जो लोग थे, मिडिल क्लास पीपल थे, वो पार्टिसिपेट कैसे किए थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर। तो चलिए देखते हैं। Thousands of students left government schools and colleges. Teachers and headmasters resigned. वाह, मजा आ गया। बच्चे स्कूल आना छोड़ दिए, टीचर्स पढ़ाना छोड़ दिए, कोई टेंशन नहीं है, नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि इसके वजह से कुछ इफेक्ट, कुछ डिसएडवांटेजेस इन सब के क्या-क्या हुए थे। तो स्टार्टिंग कैसे हुई थी मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, कि स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को, यानी कि जो भी ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे उनको छोड़ दिए, टीचर्स पढ़ाना छोड़ दिए, लॉयर्स जो है वो कोर्ट में अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि काउंसिल इलेक्शंस जो होते थे उसे लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें हुई जिससे लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्लियर? चलिए, अब इलेक्शन को बॉयकॉट तो करना शुरू कर दिए, बट एक पार्टी ऐसी थी जो बॉयकॉट नहीं करना चाहती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, जो पार्टिसिपेट करना चाहती थी इलेक्शन काउंसिल्स में। कौन थी? वो थी जस्टिस पार्टी, मद्रास की पार्टी थी, जो आज के डेट में तमिलनाडु, चेन्नई बन के रहा है। वो पार्टी थी नन ब्राह्मण्स की, यानी कि जो भी ब्राह्मण से हट के थे उन लोगों की वो पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? जस्टिस पार्टी, मद्रास में। तो वो लोग इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो लोग ऐसा मानते थे, वो लोग ऐसा फील करते थे, they felt that they can gain power through participating in council elections. वो लोग ये मानते थे, ये फील करते थे कि वो लोग के पास पावर है, वो लोग पावर को गेन किए हुए हैं। तब वो लोग पावर को कब तक गेन किए हुए हैं? जब तक वो लोग काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। क्लियर? तो इन्हीं वजह से जो जस्टिस पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे वो इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह से मिडिल क्लास के पीपल अपना योगदान देते हैं अंडर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्लियर? ना अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो भी मिडिल क्लास पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद इन सारे चीजों के बाद इकोनॉमी पे, हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ा। तो एक तरह से माना जाए तो कुछ अच्छा इफेक्ट ही पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिक्टेड। अब हम लोग फॉरेन गुड्स यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा मंगवाए गए जितने भी गुड्स थे उन सबको बॉयकॉट करना शुरू कर दिए। लिकर शॉप्स पिक्टेड यानी कि लिकर शॉप्स बंद होने लगी। लिकर शॉप्स, जो भी फॉरेन से लिकर्स आते थे उन सबको लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अब इसके वजह से क्या हुआ, और फॉरेन क्लोथ्स को भी लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स और फॉरेन गुड्स वर हाल्व्ड बिटवीन 1921 टू 1922। यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब आया, कब आया था? 1920 इन दिसंबर। क्लियर? तो उसके बाद से जब ये सारे काम लोगों ने करना शुरू कर दिया, यानी कि बॉयकॉट करना शुरू कर दिया फॉरेन गुड्स को इंडियंस ने, तो बिटवीन 1921 से 1922 के बीच में जितने भी इंपोर्ट्स इंडिया में आते थे ब्रिटेन से, वो लगभग आधे हो गए। यानी कि एक मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ कि 1920 यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के पहले जो इंपोर्ट्स होते थे फॉरेन गुड्स के हमारे इंडिया में, वो ₹102 करोड़ के होते थे, और 1921 से 22 तक वो लगभग हाफ हो गए। यानी कि जो इंपोर्ट्स होते थे वो केवल ₹57 करोड़। ये अप्रॉक्स डिटेल है, ये अप्रॉक्स है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं इस डाटा से ये समझाने चाह रही हूँ कि लगभग
जो इंपोर्ट्स होते थे ब्रिटेन से इंडिया में, यानी कि ब्रिटिश गुड्स के, वो आधे हो गए। क्लियर? उसके बाद अब जब इंडियंस जो है वो फॉरेन गुड्स को नहीं खरीदेंगे, फॉरेन क्लोथ्स को नहीं पहनेंगे, तो इंडियन टेक्सटाइल इंक्रीज हो गई हमारी, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इंक्रीज्ड। तो अब लोग जब फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो नेचुरली वो इंडियन टेक्सटाइल्स के गुड्स को खरीदेंगे, इंडियन क्लोथ्स को खरीदेंगे, जैसे कि खादी। क्लियर? तो इंडियन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा अच्छे से इंक्रीज हो गया। क्लियर? अब ये तो था कि हमारे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ा, बट कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या होते हैं कि NCM इट मींस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यहाँ पे भी NC मूवमेंट यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मैं लिखी हूँ। क्लियर? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन इन सिटीज। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सिटीज में कम होते गए, यानी कि उसके सपोर्टर्स धीरे धीरे कम होते गए। इसके पीछे भी एक बहुत मेजर इशू था, बहुत मेजर रीजन था। क्या था वो रीजन? देखिए, खादी क्लोथ्स वर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्शन नीड क्लोथ्स। जो ब्रिटेन से ब्रिटिश के फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स आते थे, with respect to that clothes, खादी क्लोथ्स were more expensive। अब जब इतने महंगे बिकते थे खादी क्लोथ्स, यानी कि इंडियन टेक्सटाइल हमारी बढ़ तो गई थी, लोग खरीद भी रहे थे, पर क्या हुआ, खादी क्लोथ्स बहुत ज्यादा महंगे मिलने लगे with respect to foreign clothes। क्लियर? तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि अब अगर कोई पुअर पीपल है तो वो कितने दिन तक सरवाइव करेगा, उसकी परिस्थिति तो बहुत बिगड़ जाएगी। अब उसको पहनने के लिए कुछ तो चाहिए। क्लियर? तो जब उनको कुछ पहनने के लिए चाहिए, उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए, तो वो अब इतने महंगे सामान को नहीं खरीद सकते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? फिर से फॉरेन गुड्स पे ही तो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज absence of alternative Indian institutions, it means schools and colleges। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश फॉरेन गुड्स, यानी कि हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। और उस वक्त हमारी इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस की कमी थी, उनकी बहुत ज़्यादा एब्सेंस होना शुरू हो गया। तो इन सब की वजह से क्या होगा, स्कूल्स एंड कॉलेजेस जब नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनका फ्यूचर तो पूरा का पूरा बर्बाद है। तो इन सब की वजह से आखिर इंसान जाएगा कहाँ, बच्चे जाएंगे कहाँ, Where would people go? क्लियर? तो ये एक सवाल खड़ा हुआ कि पीपल्स जो है वो कहाँ जाएंगे। अब हमारी कंट्री में खादी क्लोथ्स इतने एक्सपेंसिव बिक रहे हैं जो कि पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूशंस का एब्सेंस हो रहा है, तो फिर एजुकेशन हमारी डूबती जा रही है, तो फिर आखिर लोग कहाँ जाएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि वापस से जो भी लोग थे वो कहाँ जाना शुरू कर दिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, या फिर फॉरेन क्लोथ्स को खरीदना शुरू कर दिए। तो लोग अब फिर से स्टार्ट हो गए स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सब बच्चे भी जाएंगे पढ़ने के लिए, टीचर्स भी जाएंगे पढ़ाने के लिए, अब पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए ये तो एक अलग बात थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों रीजंस की वजह से दो क्वेश्चन खड़े हुए कि वेयर वुड पीपल गो, लोग कहाँ जाएंगे, एंड हाउ लॉन्ग पुअर विल सर्वाइव। आखिर पुअर पीपल कब तक और कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जब इन सारी फैसिलिटीज उनके पास नहीं रहेगी। ये सारी फैसिलिटीज उनके पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो इन सारी फैसिलिटीज को अफोर्ड कर सके। क्लियर? तो ये सारे कुछ रीजंस थे और ये सारे थे कि टाउन्स में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स कैसे हुआ, और टाउन्स में नॉन कॉर्पोरेशन के अंदर पीपल्स के, हर पीपल के अपने अलग अलग नोशंस क्या थे और किस तरह से थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर का आपको कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स इन कंट्री